Hello dears, hope you are doing very well. So let's do today the back exercises and question answers of chapter 12, Nagaland. Let's start with the revision of Shabdat. Page number 104. पहला शब्द है कोड़ियों मीन्स सीपियों मीन्स सी शेल. सैलानियों पर्यटकों टूरिस्ट्स. रोमांचकारी हर्ष और आश्चर्य से रोंगटे खड़े कर देने वाला. यू कैन से वेरी सरप्राइजिंग एंड जॉयफुल. आरक्षित पहले से सुरक्षित मीन्स बुक्ड. ढलवा ढालू स्लोपी. विविधता भिन्न भिन्न प्रकार का ऑफ डिफरेंट वेराइटीज. नक्काशी लकड़ी या पत्थर पर खोदकर बेल बूटे बनाना मीन्स कार्विंग. यू कैन से क्राफ्ट वर्क ऑन वुड और स्टोन. जनश्रुतियों परंपरा से चली आने वाली बात मीन्स फोक टॉक और फोक टेल. आत्मीयता अपनेपन के भाव से पूर्ण मीन्स फीलिंग ऑफ वननेस. जनजातियाँ जंगलों और पहाड़ी स्थानों में रहने वाली जातियाँ मीन्स ट्राइबल कास्ट्स. आगे हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख. सो इनका अभ्यास आप स्वयं करेंगे. उसके बाद है पाठबोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. तो पहला प्रश्न है नागालैंड भारत की किस सीमा पर स्थित है. उत्तर नागालैंड भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है. ख नागालैंड की राजधानी का नाम बताइए. उत्तर नागालैंड की राजधानी कोहिमा है. ग नागालैंड की पहाड़ियाँ किन फूलों से लदी दिखाई देती हैं. उत्तर नागालैंड की पहाड़ियाँ ऑर्किड फूलों से लदी दिखाई देती हैं. घ नागालैंड के हवाई अड्डे का नाम बताइए. उत्तर दीमापुर नागालैंड का हवाई अड्डा है. आगे है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके अंतर्गत क्या है उचित विकल्प के सामने टिक का चिन्ह लगाइए. तो क है समुद्र तट से नागालैंड की ऊंचाई कितनी है. तो इसका सही विकल्प है तीसरा दैट इज 1444 मीटर्स. उसके बाद ख है नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है. तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट वन दैट इज सरामती पर्वत. ग नागालैंड की सीमा किस देश से जुड़ी हुई है. तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही है म्यांमार से. और घ नागालैंड को कब स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया. तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन दैट इज 1 दिसंबर 1963 को में. तो अंतिम है अंग्रेजी को नागालैंड की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया. तो इसके लिए पहला ही विकल्प है वर्ष 1967 में 1967 में. इसके आगे हैं लिखित प्रश्न. तो पहला प्रश्न है पहले है लघु उत्तरीय प्रश्न. और पहला प्रश्न है लेखिका ने नागालैंड की यात्रा का कार्यक्रम कितने दिनों का बनाया था. उत्तर लेखिका ने 7 दिनों के लिए नागालैंड की यात्रा का कार्यक्रम बनाया था. ख
लेखिका ने अपनी यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया? उत्तर, लेखिका ने अपनी यात्रा का प्रारंभ दिल्ली हवाई अड्डे से इंडिगो विमान पकड़कर किया। ग, नागालैंड की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। उत्तर, नागालैंड की प्रमुख नदियाँ धनसिरी, दोआंग, दीखू, तीजू और मेलक हैं। घ, नागालैंड को फूलों की घाटी क्यों कहते हैं? उत्तर, नागालैंड के पर्वत हरे भरे जंगलों और अनगिनत फूलों से लदे हैं, इसलिए इसे फूलों की घाटी कहते हैं। आगे है, नागालैंड के कितने ज़िले हैं? किन्हीं 4 ज़िलों के नाम लिखिए। उत्तर, नागालैंड में 11 ज़िले हैं, जिनमें से 4 प्रमुख ज़िले कैफायर ज़िला, कोहिमा ज़िला, जुन्हेबोटो ज़िला और दीमापुर ज़िला है। च, प्रकृति के विभिन्न उपादानों ने लेखिका को किस प्रकार आकर्षित किया? उत्तर, नागालैंड के फूलों और हरे भरे जंगलों से लदे पर्वतों और भांति भांति के पक्षियों ने लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन फूलों और पक्षियों के कारण यह प्रदेश फूलों की घाटी और फैल्कॉन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, नागालैंड के मूल आदिवासी कौन थे? उत्तर, पुरातन संस्कृत लेख बताते हैं कि किरात जाति के सोने के समान वर्ण वाले लोग इस प्रदेश के मूल आदिवासी थे। कुछ लोगों का मत है कि नागावासी उत्तरी मंगोल या सुदूर दक्षिण पश्चिम से आकर बस गए थे, पर इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ख, नागालैंड में कितनी जनजातियां निवास करती हैं? उनकी क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, नागालैंड में 16 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। इन सब की अपनी अपनी भाषाएं हैं। रीति रिवाज, खान पान, तौर तरीके आदि किसी दूसरी जनजाति से नहीं मिलते। ग, यहाँ जीविका के कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं? उत्तर, यहाँ के लोगों का जीवन खेती एवं हस्तशिल्प उद्योग पर आधारित है। यहाँ चावल, मक्का, आलू और गन्ने की खेती की जाती है।
पहाड़ी ढालों पर इलायची, कॉफ़ी और चाय की खेती भी की जाती है। कुटीर उद्योगों में कपड़ा बुनना, लकड़ी पर नक्काशी करना, बर्तन बनाना आदि प्रमुख हैं। घ नागालैंड की जनजातियों के उत्सव सामान्यतया किन प्रसंगों पर आधारित होते हैं? इन उत्सवों से नागावासियों को क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, नागालैंड के ये उत्सव सामान्यतया नववर्ष के स्वागत के लिए, कृषि के लिए, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, मृत आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना करने के लिए मनाए जाते हैं। ये उत्सव सभी जनजातियां मिलजुल कर तथा पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाती हैं। इनसे इन्हें अपनी कला और संस्कृति को जीवंत रखने की प्रेरणा मिलती है। लोक नृत्यों और लोकगीतों को नागा संस्कृति की पहचान क्यों कहा गया है? उत्तर, लोक नृत्य और लोकगीत नागा संस्कृति की विशिष्ट पहचान हैं। जनश्रुतियों, कथाओं, लोकगीतों के माध्यम से नागालैंड की रूमानी और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाया जाता है। इस प्रकार नागालैंड की कला और संस्कृति को जीवंत रखने में यहाँ के लोक नृत्य और लोकगीत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उत्सव प्रेमी नागा जनजातियों का हॉर्नबिल पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तर, हॉर्नबिल पर्व नागालैंड का प्रमुख पर्व है जो कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया जाता है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस पर्व में सभी जनजातियां भाग लेती हैं। आगे है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है क री की मात्रा। नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। संस्कृत, प्राकृतिक, मृत, श्रृंखला, वृतांत, विस्तृत आदि शब्दों में क्रमशः क्री, क्री, मृ, श्री, व्री, त्रि वर्णों के साथ री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। री की मात्रा के उच्चारण में ई की ध्वनि समाहित है। यह र का रूप नहीं है। तो बच्चों, बहुत से लोग इसको र का ही एक रूप मानते हैं। जैसे र के विभिन्न रूप हैं, कोई ऊपर डाला जाता है, कोई नीचे पाँव में डाला जाता है। तो ये उस र का ही एक प्रकार नहीं है। ये री जो है एक स्वर है। जैसे अ आ ई उ ये स्वर हैं, तो उ के बाद री आती है। तो ये री एक स्वर है और इसकी मात्रा जैसे यहाँ पे दिखाई गई है, पाँव में डाली हुई या यहाँ पे आगे अलग से डाली हुई, जैसे छोटी स्मॉल सी की तरह दिखती है। तो ये इसका जब उच्चारण किया जाता है तो ई जैसी ध्वनि देता है और ये एक स्वर है और जिसकी मात्रा स्मॉल सी जैसी है और पाँव में डलती है।
तो अब उन्होंने आपको क्या करने के लिए कहा है, री की मात्रा और उसकी पहचान भी नीचे ब्रैकेट में दी गई है वाले 5 शब्द लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 5 शब्द लिखे हैं, आप कोई अन्य भी लिख सकते हैं। जैसे मातृ उन्होंने एक दिया था, मैंने पितृ, पृथ्वी, कृषि, कृपा, गृह ये लिखे हैं। आगे ख है निपात। निपात भी हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। वाक्य में किसी शब्द या पद पर विशेष बल देने के लिए ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि निपात जो कि अव्यय शब्द हैं का प्रयोग किया जाता है। अव्यय क्या होते हैं, जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं आता। किसी भी लिंग, वचन, काल में भी ये वही मतलब एक समान रहते हैं, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता, उनको हम अव्यय कहते हैं। तो निपात भी एक अव्यय है। निपात का प्रयोग वाक्य में अर्थ के अनुसार किसी भी स्थान पर अर्थात कर्ता, कर्म या क्रिया के साथ किया जा सकता है। जैसे यह मेरे लिए नया ही नहीं बड़ा रोमांचकारी भी था। तो भी था मतलब उस बात पर हमने अधिक बल दे दिया जिसका हम प्रभाव अधिक दिखाना चाहते हैं। जैसे रोमांचकारी था तो एक साधारण रूप से हमने कहा, रोमांचकारी भी था कहा तो बात पर अधिक प्रभाव पड़ा, बल पड़ा। तो निपात का प्रयोग करते हुए आपने 5 वाक्य लिखने हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 5 वाक्य लिखे हैं, मैं एक बार पढ़ती हूँ। तुम तो मुझसे बात नहीं करते हो। तुम मुझसे बात नहीं करते हो तो एक सामान्य साधारण वाक्य है। जब हम तुम तो मुझसे बात नहीं करते हो तो हम इस ढंग से अपने मन की बात को और अधिक प्रभावी ढंग से कह सकते हैं। यह काम तुम ही कर सकते हो। तुम कर सकते हो तो ठीक है, बट जब तुम ही कर सकते हो इसका अर्थ बदल जाता है, मतलब तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता, तुम ही कर सकते हो। यू आर ओनली कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो आगे है तुम भी हमारे साथ दिल्ली चलोगे। तो तुम चलोगे, ओके, तुम भी चलोगे मतलब तुम भी जा रहे हो, मतलब इसमें देयर इज़ नो डाउट। आगे तुम यह आसान काम तक तो नहीं कर पाए, कुछ और क्या करोगे। तो इस ढंग से भी हम बनाते हैं। आगे है 5वां, दिन भर तुम खेलते रहे, अब पढ़ने का ध्यान आया है। तो अब पढ़ने का ध्यान आया है, तो इस ढंग से हमने यहाँ पर 5 वाक्यों में निपातों का प्रयोग किया। आगे है दूसरा प्रश्न, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एक होते हैं अर्थ की दृष्टि से, वो भी आपने आगे कहीं पिछले पाठों में या पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जैसे कि साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक या विस्मय आदि, बोधक आदि। इस तरह से वो अर्थ के आधार पर होते हैं। ये जो है बनावट, रचना क्या बनावट के आधार पर। तो सरल वाक्य क्या होता है, एक क्रिया वाले वाक्य जिसमें योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, तो जिसमें सामान्य एक ही क्रिया हो, मतलब वाक्य कितना भी लंबा हो सकता है पर उसकी क्रिया एंडिंग वर्ब जो है एक ही है। तो इस प्रकार के वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, और, या, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, योजक सहित वाक्य। तो ये वाक्य जो होते हैं ये 2 स्वतंत्र वाक्यों को हम इन शब्दों के साथ जो यहाँ पे योजक शब्द दिए हैं इनमें से किसी का भी अर्थ के अनुसार प्रयोग करके हम 2 स्वतंत्र वाक्यों को जब जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। मतलब वो होते तो अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहे हैं, दोनों स्वतंत्र वाक्य अलग अलग हैं और अपना कंप्लीट जो मीनिंग है दे रहे हैं, पर हम फिर भी उनको एक वाक्य बनाने के लिए इन जो योजक शब्द हैं इनके साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरह के वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य। और अंतिम होते हैं मिश्र वाक्य। ये कैसे होते हैं, जिनमें कि, ताकि, यदि, तो, जब तब, यद्यपि, तथापि, योजक सहित वाक्य हो। मतलब ये वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें जो
दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक के बिना दूसरे का अर्थ अधूरा है। जब तक हम दूसरा उसका भाग नहीं लिखेंगे तो पहले वाले वाक्य का जो हिस्सा है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो और इन वाक्यों की पहचान क्या है, इसमें इन जो ऊपर अभी बताएं कि, ताकि, यदि, तो आदि, ये जो शब्द हैं योजक हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो आपने जो उन्होंने ब्रैकेट में दिया उसके अकॉर्डिंगली गिवन सेंटेंस को चेंज करना है उसमें। जैसे पहला है, मैंने नागालैंड घूमने का कार्यक्रम बनाया। तो गिवन इज सरल वाक्य, सिंपल, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है, क्या हुआ, कार्यक्रम बनाया, तो बनाने की क्रिया हुई है। और ये इसको हमने अब मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इन्होंने इसका एक बदल कर दिखाया है, आपको एग्जाम्पल दी है। मैंने कार्यक्रम बनाया कि नागालैंड घूमने जाया जाए। तो वाक्य का अर्थ से वही रहा जो सरल वाक्य में था, पर उसको घुमाकर कहा गया, मिश्र वाक्य के रूप में कह दिया गया। तो इस तरह से आपको अलग अलग ढंग से वाक्य बनाने आने चाहिए। आगे है ख। अब आपने स्वयं बनाने ही वाक्य। जैसे पहले है, मैं अपने साथियों के साथ विमान की ओर बढ़ी। तो ये जो गिवन है ये भी सरल वाक्य है, बढ़ना एक ही क्रिया है, एंडिंग वर्ब। तो इसको हमने संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो कैसे होगा, मैंने अपने साथियों को साथ लिया और विमान की ओर बढ़ी। तो यहाँ पर साथ लिया एक वाक्य है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और विमान की ओर बढ़ी दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो इनको हमने योजक शब्द और से जोड़ दिया। तो इस तरह से दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसों को हमने कंबाइन करके एक बना दिया, और इस प्रकार के वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आगे है तीसरा, नोएडा वाले मित्र को पहुंचने में देर हो गई थी। तो ये भी सरल वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जो नागालैंड वाला मित्र था उसे पहुंचने में देर हो गई थी। तो अगला है, जब 10:30 बजे तो विमान दीमापुर हवाई अड्डे पर उतरा। तो जब और तो, इन दो जब 10:30 बजे, तो आपके मन में प्रश्न आता है कि तो क्या हुआ। तो इसलिए जब आपके मन में ऐसा प्रश्न उठे तो वो क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो गिवन वाक्य सेंटेंस इज मिश्र वाक्य। तो इसको हमने सरल वाक्य में बदलना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, 10:30 बजने पर विमान दीमापुर हवाई अड्डे पर उतरा। तो एंडिंग वर्ब इज ओनली वन, दैट इज उतरा। तो इस तरह से हम सरल वाक्य बनाते हैं। आगे है, यहाँ की जनजातियों का मुख्य भोजन चावल है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हमने मिश्र बनाना है। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, तो उनके बारे में अब आपके मन में प्रश्न हो रहा है, जो जनजातियाँ क्या हुआ उन्हें, उनका, तो आगे हम वाक्य लिखकर बता रहे हैं कि उनका मुख्य भोजन चावल है। तो इस ढंग से हम मिश्र वाक्य बनाते हैं। आगे है कोहिमा नागालैंड की राजधानी है जो सड़कों द्वारा सभी जिलों से जुड़ी हुई है। तो ये इसको हमने संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो कैसे लिखेंगे, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और वह सड़कों द्वारा सभी ज़िलों से जुड़ी हुई है। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसों को हमने और से जोड़ दिया। तो इस प्रकार के वाक्य हुए संयुक्त वाक्य। आगे है अंतिम वाक्य, नागालैंड का प्रमुख पर्व हॉर्नबिल पर्व है जिसे यहाँ की सभी जनजातियाँ मनाती हैं। तो इसको सरल वाक्य में बदलना है। कैसे बदलेंगे, नागालैंड के प्रमुख पर्व हॉर्नबिल पर्व को यहाँ की सभी जनजातियाँ मनाती हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों में परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों में अंतर होता है। करण कारक में से परसर्ग के द्वारा कार्य के संपन्न होने में सहायता मिलती है, मतलब वो साधन बनता है कार्य करने का, मीडियम होता है। जैसे मैं विमान से नागालैंड पहुंची, तो मेरे वहाँ पहुंचने का साधन क्या है, विमान। तो यहाँ पर करण कारक है। अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग अलग होने, तुलना करने, ज्ञान प्राप्त करने, डरने, शर्माने आदि के अर्थ में किया जाता है। तो अपादान कारक का जो से चिन्ह है वो कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं।
तो एक वाक्य क्या है, जैसे पहाड़ों के बीच से निकलकर बहती नदियाँ आकर्षक प्रतीत होती हैं। तो नदी बीच से निकलकर, तो अलग होने का भाव आया है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। अब नीचे लिखे वाक्यों में करण कारक और अपादान कारक के भेद को छांट कर लिखिए। तो अपने ध्यान से वाक्यों को पढ़ना है और फिर आगे लिखना है कि अपादान कारक है या करण कारक है। तो करण कारक का तो एक ही जो कारण हो सकता है क्या, कि वो साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। कोई भी क्रिया जो संपन्न हुई उसके साधन बनाओ, उसका मीडियम बनाओ, तो वहाँ पे करण है और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है वो अपादान होगा। तो पहला वाक्य है, नागालैंड समुद्र तट से 1444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो समुद्र तट से इतना ऊंचा है, तो ये कोई मीडियम नहीं बना काम संपन्न करने का, ये जस्ट कुछ वो बता रहा है, फैक्चुअल कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। आगे है, जाफू पहाड़ी से सरामती पर्वत अधिक ऊंचा, ये तुलना की गई है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक हुआ। आगे है, तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थापना से नागालैंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। तो जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होने का साधन क्या बना, ये जो प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थापना, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक हुआ। और अगला है, 7 दिनों के बाद मैं नृत्य, संगीत और फूलों की नगरी से दिल्ली लौट आई। तो लौट आई मतलब अलग हुई वहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। अंतिम वाक्य है, उत्सव मनाने के लिए दूध से मिठाई बनाते हैं। तो मिठाई बनाने का साधन क्या हुआ, दूध, तो यहाँ पे करण कारक हुआ। सो दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम वी शैल डू द नेक्स्ट चैप्टर। सो कीप लर्निंग and take care of yourselves. Bye bye.